तो आज बात यूजीसी के नए नियमों को लेकर करेंगे, क्योंकि इसको लेकर देश दो गुटों में बंटता दिख रहा है। एक गुट कहता है कि नियम लागू होना चाहिए, तो दूसरा धड़ा नियमों के खिलाफ खड़ा होता नजर आता है। अब इसी यूजीसी के नियम को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि कानून सभी को मानना चाहिए, जातियां झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए, जो नीचे है उन्हें झुककर उठाना होगा, और अगर कानून गलत है तो बदलने का भी उपाय है। तो यहां संघ सीधे तौर पर यूजीसी के समर्थन में यहां खड़ा होता नजर आ रहा है। यूजीसी के नए नियमों का यहां समर्थन करता हुआ संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई अगर कानून गलत है तो उसमें सुधार किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन कोई भी जो अगर कानून है वो सभी को मानना होगा, जातियां झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहां जिस तरह से यूजीसी के नए नियमों को लेकर, जिस पर हालांकि सरकार ने स्टे लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन अब संघ प्रमुख का यह बयान, इस बीच कई मायने उसके निकलते नजर आ रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें साफ तौर पर लखनऊ में यह बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत का, तो कानूनों का पालन किया जाना चाहिए और अगर कोई कानून त्रुटिपूर्ण है तो उसे बदलने के संवैधानिक तरीके मौजूद हैं। और आइए अब मैं सीधा अपने सहयोगी मानस श्रीवास्तव का रुख करूंगी, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही सूर्या मैथिल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बीजेपी का पक्ष रखते नजर आएंगे। आजम खान समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, जेडीयू से महेश दास हैं, आम आदमी पार्टी से वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ चर्चा के लिए है, और बीएसपी से प्रोफेसर सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कुछ देर में वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी आपको यहाँ खिड़की में नजर आएंगे। पहले मानस आपके पास आ रही हूँ। मानस, कार्यक्रम क्या ये कार्यक्रम था जिसमें मोहन भागवत ने यूजीसी को लेकर यह बयान दिया, और किस तरह से उनके बयान के बाद जो हलचल, क्योंकि यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में खड़े होते दिख रहे हैं संघ प्रमुख? जी देखिए, बिल्कुल पहली बार संघ की तरफ से कोई बयान आया है यूजीसी को लेकर के, तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक तरीके से लाइन क्लियर नजर आ रही है कि संघ क्या चाहता है, भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार क्या चाहती है। देखिए, 3 दिन का गोरखपुर प्रवास था, वहां पर बैठक हुई और उसमें सभी हिंदू जातियों के लोगों को बुलाया गया, चाहे वो ओबीसी समाज से आते हो, चाहे वो दलित समाज से आते हो, सवर्ण समाज से आते हो, सवर्ण समाज में भी जो अलग अलग जातियां हैं उसके लोगों सभी को बुला करके वो एक वहां पर एक कार्यक्रम हुआ, साथ में भोजन किया गया, और वहां से भी ये संदेश दिया गया कि हिंदू जातियों को एकजुट रहना चाहिए, हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। उसके बाद कल से 2 दिन का प्रवास लखनऊ में शुरू हुआ संघ प्रमुख का, और कल निराला नगर में सरस्वती शिशु मंदिर है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठकें हुआ करती है, वो वहां पर बैठक चल रही थी। बहुत सारे स्वयंसेवक वहां पर मौजूद थे, और उस बीच में ही यूजीसी के सवाल पर मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहा कि यूजीसी किसी के खिलाफ नहीं है, यानी एक तरीके से वो इसका समर्थन करते नजर आए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर कानून कहीं से भी उसका दुरुपयोग होता है तो उसमें बदलाव का विकल्प खुला हुआ है। और जो उनकी लाइन थी वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रही थी कि वो कहना क्या चाहते हैं। देखिए, कुछ शब्द हैं, कुछ लाइनें जिसको मैं पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि बाद में एक प्रेस नोट जारी किया गया, उसमें कहा गया कि यूजीसी गाइडलाइन किसी के खिलाफ नहीं है, इसे सभी को मानना चाहिए, यदि कानून गलत है तो उसे बदलने का उपाय भी है, जातियां झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए, समाज में अपनेपन का भाव होना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने 4-6 लाइनें बोली, और आखिर उन्होंने कहा कि मन में यह भाव भी होना चाहिए कि एक को दबाकर दूसरे को खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। और आखिरी में वो जब वहां पर अपने स्वयंसेवकों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि समाज में को जातियों में बांटने और बंटने पर चिंता होनी चाहिए, जातियों के चक्कर में हमें पड़ना नहीं चाहिए। ये जाति ऐसी चीज है जिसे हम कई दशकों से समाप्त करने में लगे हैं, लेकिन ये जाति है कि जाति ही नहीं। तो एक तरीके से उनका जो कहने का तात्पर्य था, या जो उनका जो भाव था, वो ये था कि किसी भी मामले में, चाहे वो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि मानसून सत्र से लेकर के शीतकालीन सत्र के बीच में किस तरीके से पहले क्षत्रियों की बैठकें हुई, फिर उसके बाद ब्राह्मणों का सहभोज हुआ, एक विवाद वहां से खड़ा हुआ, और ये कहा गया कि पार्टी और सरकार में ठाकुर बनाम ब्राह्मण को लेकर के एक टकराव की स्थिति है।
उसके बाद आपने देखा कि शंकराचार्य का विवाद खड़ा हो गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अलग लाइन पकड़ी और डिप्टी सीएम ने अलग लाइन पकड़ी। और उसको लेकर के भी आपने देखा किस तरीके से जो हिंदू जातियां थी उनमें खासतौर से ब्राह्मणों में एक नाराजगी देखने को मिली। उसके बाद यूजीसी का मसला आया, आपने देखा कि किस तरीके से एक पीसीएस अधिकारी ने, अलंकारक नियोक्ति ने इस्तीफा दे दिया और अपने बोर्ड पर लिख दिया रिजाइंड, और उसके बाद से उस मामले में तूल पकड़ लिया। तो लगातार कुछ न कुछ ऐसे घटनाक्रम होते चले जा रहे हैं कि हिंदू जातियों में एक तरीके से बिखराव देखने को मिल रहा है। और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, लगभग चुनावी मोड में उत्तर प्रदेश आ चुका है। बैठकों का दौर जारी है। मार्च के महीने से समाजवादी पार्टी अपना प्रचार अभियान शुरू कर देगी। एसआईआर के मुद्दे पर पहले से हंगामा कटा हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश है और संघ भी इस बात को लेकर के चिंतित है कि हिंदू मतों में अगर बिखराव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी। और ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर जातियों का बिखराव हुआ तो इसका सीधा फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को। नजीर के तौर पर अगर आप देखिए इसको, उदाहरण के तौर पर, तो 2024 का लोकसभा चुनाव हमने देखा कि किस तरीके से आरक्षण का सवाल था और संविधान बदल दिया जाएगा, ये एक मुद्दा उठाया गया और इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि जिस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगभग अपराजय जैसी स्थिति में थी कि इसको कोई पराजित नहीं कर सकता, उसका कोई रथ रोक नहीं सकता, वहां पर आप देखिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन वो आगे बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद एक नारा आया उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले कि बटोगे तो कटोगे। वो नारा कितना पॉपुलर हुआ, तमाम अलग अलग राज्यों में उसको इस्तेमाल किया गया ताकि हिंदू मतों को एकजुट किया जाए। लेकिन बिहार के चुनाव के बाद आप देखिए तो कुछ हालात उत्तर प्रदेश में ऐसे बनते चले गए कि एक के बाद एक जातियों में टूट और बिखराव और नाराजगियां देखने को मिल रही हैं। फिर चाहे वो मुद्दा शंकराचार्य का हो और फिर वो चाहे मुद्दा उत्तर प्रदेश में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जो बात होती है उसका हो। लेकिन यूजीसी का जब सवाल आया तो आप देख रहे हैं कि पूरे देश में विरोध हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी विरोध हो रहा है। जब यूजीसी यहाँ पर लागू किया गया उस वक्त आपने देखा होगा कि किस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर के प्रयागराज विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के तमाम शैक्षणिक संस्थानों में आपने देखा किस तरीके से सवर्ण समाज के जो लोग थे, छात्र थे, वो सड़कों पर निकला, एक जबरदस्त आंदोलन हुआ, मामला अदालत में गया, स्टे मिला। लेकिन जिस दिन से स्टे मिला उसके बाद से अब दूसरा पक्ष यानी दलित और ओबीसी जाति के जो छात्र हैं वो आंदोलित हो गए और विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाने के फिराक में बैठा हुआ है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसने साफ तौर पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जातियों में बांट रही है समाज को। आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी का भी रिएक्शन आया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जहां मैं खड़ा हूं विधानसभा पे, इसी जगह 3 दिन पहले जबरदस्त प्रदर्शन किया और यूजीसी को लागू करने का सवाल उठाया। तो सवाल इसी बात का है कि विपक्ष इस कोशिश में है कि जातियों में जो बिखराव जितना होगा उतना ही विपक्ष मजबूत होगा और हिंदू जातियां अगर एकजुट रही या हो गई तो फिर 2027 की राह भी आसान नहीं होगी। और चूंकि जो बिखराव हुआ है इसकी आहट को महसूस कर लिया है संघ ने, इसलिए कल संघ प्रमुख का जो पूरा दौरा था वो हिंदू जातियों को एकजुट करने पर ही फोकस था और उसी में ही यूजीसी का सवाल भी उठाया गया था। ठीक है मानस, अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर रही हूं। तो राजीव, यानी अगर एक तरफ मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि यूजीसी गाइडलाइन किसी के खिलाफ है नहीं, दूसरी तरफ जातियां झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए और अगर नियम या कानून गलत है तो उसमें उसे बदलने का उपाय भी है, यानी यूजीसी के नए रेगुलेशन से कहीं ना कहीं अगड़ा पिछड़ा हुआ, ये बात रियलाइज की उन्होंने भी, तभी ये बयान सामने आया। देखिए पूजा, संघ प्रमुख की इस बात से एक बात स्पष्ट होती है कि ये यूजीसी के जो रेगुलेशन है वो सोच समझ के लाए गए थे और इसीलिए आप देखिए सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया उस तरीके से नहीं आती है। इवन चैनल्स पर डिबेट में भी भारतीय जनता पार्टी अपने आधिकारिक प्रवक्ताओं को नहीं भेजती है। वो उनकी मंशा के और उनकी रणनीति के हिसाब से लाया गया यूजीसी का रेगुलेशन है, लेकिन जो उनका कोर वोट बैंक है, खास करके अगड़े, जब उनमें एक रिजेंटमेंट दिखाई दिया और वो भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखाई दिया,
अब उसकी वजह क्या है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। और या यूजीसी रेगुलेशन की जो चर्चा है उसका देश के दूसरे इलाकों से आपने उस तरह का विरोध प्रदर्शन और समर्थन या विरोध नहीं देखा होगा जितना उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। एक वजह तो ये भी है कि यहाँ पर चुनाव है, और तो उन्हें जब लगा कि उनके अगड़ा जो वोटर है और जो परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, उन्हें नुकसान या उन्हें नाराजगी है, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगी गया। तो सवाल ये उठता है कि पूजा, इस देश की राजनीति की हकीकत तो ये है कि कोई भी एक दल, बड़ा दल, कोई भी एक दल ये खड़ा होकर कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि वो यूजीसी रेगुलेशंस जो आए हैं उसके विरोध में। कोई भी बड़ी पार्टी, अब कोई भी बड़ा नेता ये बात नहीं कह सकता। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी की पॉपुलेशन 60% से ज्यादा है, और लोकतंत्र में सारा खेल बहुमत का है, और बहुमत का आंकड़े से कहीं ज्यादा इनकी जनसंख्या है। तो इसलिए इनको नाराज करके कोई भारत में राजनीति नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है। तो आप जाति, संघ प्रमुख का ये कहना जात है कि जाति नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए सियासी दृष्टिकोण से, तो जितने जातीय समीकरण उसने फिट किए हैं और जितने जातियों को साथ ले आके और जातियों के प्रतीकों को तरजीह दे करके और अपने चुनावी समीकरण में अपने जातियों को फिट बैठाने का काम जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो सिर्फ अकेले हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और इसी पर नहीं, उसे जमीन की हकीकत पता है। आप देख लीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जब राम जन्मभूमि में के मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, आप देख लीजिए उसके बाद उनको जब रियलाइज हो गया कि इससे ही नैया पार नहीं लगेगी, तो 2 दिन के अंदर आपने देखा कि 10 दिन के अंदर उन्होंने नीतीश कुमार के साथ फिर हाथ मिला लिया बिहार में। उन्हें पता था कि मामला राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा से होने वाला नहीं है, और नतीजा देखा आपने कि अयोध्या के साथ साथ अगल बगल की 7-8 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार भी गई। लेकिन उन्होंने समीकरण को समझा और सबसे पहले जयंत चौधरी को लाने का काम किया। उन्हें मालूम था कि पश्चिम में झटका लग सकता है, तो जयंत चौधरी को ले आए। जितनी जातिवादी पार्टियां इस समय उत्तर प्रदेश के भीतर हैं, या जितनी जातिवादी पार्टियां आजकल भारतीय बिहार में हैं, वो सारी पार्टियां एनडीए गठबंधन का सदस्य हैं। तो ऐसा नहीं है, जाति को आप भी मतलब भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सहूलियत के हिसाब से, आप देख लीजिए अनुप्रिया पटेल की पार्टी, आप देख लीजिए राजभर की पार्टी, राजभर नामी है, तो ये सारी आप देख लीजिए दारा सिंह चौहान, 50,000 वोटों से जो आदमी चुनाव बाय इलेक्शन हार गया हो, उसे कैबिनेट मंत्री बनाया जाए एमएलसी के रास्ते से बना के, तो ये समीकरण जाति तो वास्तव में जाएगी नहीं। और यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में कोई भी बड़ी पार्टी और कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी आदमी जो सामाजिक राजनीतिक चिंतन रखता है और उसके हित है, वो इसके विरोध में कोई नहीं खड़ा हो सकता। उसकी मजबूरी है उसका समर्थन करना। ये बात अलग है कि जिस वकील ने खड़े होकर के स्टे लगवाने की सबसे जोरदार बहस की, वो तमाम मंदिर मस्जिद मुकदमों में मंदिर की तरफ से पैरवी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ पर उनके बयान का अब क्या अर्थ निकालें सूर्य मैथिल साहब, आप किस तरह से समझ रहे हैं जब वो इशारा कर रहे हैं कि जातियां किस तरह से झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए, लेकिन यहाँ तो संग्राम और विरोध जिस स्तर पर हो रहा है, और वो भी यूनिवर्सिटी लेवल पर। धन्यवाद पूजा जी। और सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जैसा कि राजीव जी ने कहा, मैं भी इससे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने समाज को जो जातियों में बटा हुआ था एक साथ लेके चले और एक साथ पूरे समाज को जोड़ा। क्योंकि जो पार्टियां जातियों के नाम पर अपनी दुकानें खोल के बैठी थी, उन सब की दुकानों को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैं धन्यवाद करता हूं राजीव जी का कि इस बात पे उन्होंने भी मोहर लगाई। और अब हम संघ प्रमुख की बात पे आ जाते हैं।
आदरणीय संघ प्रमुख जी ने जो कहा वो तो संघ की टैगलाइन है कि समरसता, सद्भाव, समाज को साथ लेके चलना। आप यदि संघ की शाखाओं में जाएंगी तो संघ की शाखाओं में सहभोज होता है। उस सहभोज में ये नहीं पता होता कि कौन से स्वयंसेवक के परिवार से कौन सा भोजन आया है। सभी स्वयंसेवकों का जो भोजन होता है एक जगह इकट्ठा होता है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो ओबीसी हो और चाहे वो जनरल हो। उन सबका भोजन इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको वितरित किया जाता है, साथ में बैठ के सभी लोग भोजन करते हैं। और संघ में तो जाति का शब्द प्रयोग ही नहीं होता, नाम के संग जी लगाया जाता है। तो यही चीज संघ प्रमुख ने कही कि यदि किसी कानून में कोई त्रुटि है तो उसको बदलना चाहिए। और मैं भी बार बार इस बात को कह रहा हूं और सभी कह रहे हैं कि किसी को ओबीसी, एसटी, एससी के लिए लाए गए कानून से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन वहां पर यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसको बदलने की आवश्यकता है। और एक जो लास्ट में बोला राजीव जी ने कि मंदिरों के लिए जो लड़ते हैं वही इसके अंदर पक्षकार थे, तो ये सच है कि यदि समाज में कहीं भी कोई त्रुटि होगी, यदि यूजीसी ने कोई गलत ड्राफ्ट इंप्लीमेंट कर दिया, नोटिफाई कर दिया, तो उसका विरोध करना सबके लिए जरूरी है। और वही काम विष्णु शंकर जैन जी ने किया। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि संघ ने जो कहा ये आई ओपनिंग है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला लंबित है तो उसके ऊपर हमें धरना प्रदर्शन ना करके अपने देश की सबसे ऊंची जो अदालत है उसके निर्णय का इंतजार करना चाहिए। 19 मार्च को हलफनामे दिए जाएंगे, उसका सुनवाई होगी। तो क्यों हमें सड़क के ऊपर उधम मचाना, क्यों इस प्रकार से किसी के कपड़े फाड़ने, क्यों इस प्रकार से हमने आगजनी करनी और लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना। अगर आपकी कोई नाराजगी है और कोई सुन नहीं रहा है, यहाँ तब पर समझ में आता की है। बात ये है ना कि इसको लेकर राजनीतिक दल आपस में नहीं लड़ रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पर छात्रों के दिमाग में अब ये बात आ गई है। पूजा यहाँ जी, पर भी ये कहा जाएगा कि जाति है कि जाति ये नहीं। पॉलिटिकल है। आप देखिए विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, चाहे समाजवादी पार्टी है और चाहे वो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है और चाहे कांग्रेस है, परोक्ष रूप से एनएसयूआई के बहुत सारे कार्यकर्ता जमीन पर है। आप देखिए ना, आयसा के कार्यकर्ताओं ने तो उधम मचाया ना। बीजेपी के भी कई नेताओं ने इसको लेकर खिलाफत जताई है। पूजा जी, अभी जो लड़की के कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, उसको अगवा करने की कोशिश की, किस पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता थे वो? जो स्टूडेंट विंग है एसएफआई और आयसा, उसी के कार्यकर्ता थे ना। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? इंडी गठबंधन से बिलोंग करते हैं ना। ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि छात्रों के रूप में ये जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए परोक्ष रूप से कठपुतली की तरह यूज किया जा रहा है छात्रों को, ये बहुत गलत है। इसी पे संघ प्रमुख ने कहा है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उसमें तो आजम खान साहब, आप सहमत हैं मोहन भागवत के बयान से? पहले मैं, इन्होंने कल परसों जो दिल्ली में घटना हुई उसकी चर्चा कर रहे थे, तो बड़े शर्म की बात है कि थाने में आयशा के लीडर अंजलि और नेहा को थाने में माँ बहन की गालियां दी गई हैं। तो इससे बड़ी शर्म की बात उससे पहले क्या हुआ था? अब मैं फिर से थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, सुन लीजिए। थाने में गालियां दी गई हैं मैथिली जी, थाने में गालियां दी गई हैं। शर्म करिए कुछ टीवी पे बैठ के उसको स्टूडेंट्स को बांटने के लिए ही पूजा स्टूडेंट्स को बांटने के लिए ही बीजेपी ने ये अधकचरा कानून ले आया। बीजेपी अगर चाहती, बीजेपी डर गई थी। जो जेन जी की ताकत है, बीजेपी उससे डर गई थी। वो जानते थे यूथ यूनाइट होगा तो हमसे रोजगार भी बात करेगा, महंगाई पे बात करेगा, पढ़ाई पे बात करेगा। लेकिन संघ प्रमुख ने तो उसे बैलेंस करने की कोशिश की है ना। अगर कानून गलत है तो उसमें जो है बदलने का उपाय भी है। लेकिन जातियों के बीच ये जाति है कि जाति नहीं, ये संघर्ष का कारण एटलीस्ट उस लेवल पर नहीं होना चाहिए। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल है जब आप गलत कानून, अगर कोई अस्पष्ट कानून ले आए तो आपको खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए था, सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिए था। सरकार तो पिछले दरवाजे से चली जाती है ना, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और पैरवी कर देती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जब हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में कहा
कि ओबीसी के आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ। सरकार सवर्ण बच्चों के साथ सुप्रीम कोर्ट चली गई बैकडोर से और वहां से स्टे ऑर्डर ले आई। तो सरकार बैकडोर से काम करती है, सरकार निष्पक्ष नहीं है, सरकार जेनजी से डर गई है। वो जानती थी कि अगर जेनजी पावरफुल होगा तो जिस तरह से नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसी तरह से सत्ता परिवर्तन भारत में भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ आजम खान साहब, तो आप ये मान रहे हैं यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस थे ये गलत थे? गलत नहीं थे, अस्पष्ट है, यकीनन अस्पष्ट है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले दिन कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए और कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। लेकिन ये नियम यकीनन अस्पष्ट है। तो यही तो राजीव रंजन भी कह रहे हैं और यही राजीव रंजन भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी दल खुले तौर पर, स्पष्ट तौर पर अपना विरोध दर्ज नहीं करा रहा है। और पीसीआर, यहाँ नाम जरा चेंज कीजिए, आप गलत चला रहे हैं। सतीश, प्रोफेसर सतीश प्रकाश और वैभव श्रीवास्तव का, प्लीज इसको इंटरचेंज कीजिए। और यही तो कहा जा रहा है ना कि राजनीति इसी मुद्दे को लेकर हो रही है। स्पष्ट तौर पर तो विरोध भी अपना कोई दर्ज नहीं करा रहा। प्रोफेसर सतीश प्रकाश। नहीं, देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यूजीसी ने जो नियम बनाए थे वो क्लियर कट है, उनके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इसके ऊपर प्रतिक्रिया देने वाले लोग कंफ्यूज हैं। देखिए, एक बात का आप मान लीजिए कि ये तो सच है बिल्कुल, मैथिल साहब की बातें सुनकर के और तमाम विवेक को देख करके ये सच है कि जो शिक्षण संस्थान जहां पे आरएसएस पृष्ठभूमि के लोग शिक्षण संस्थानों में काम करते हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी जाति स्वजाति के छात्रों को उकसा करके यूजीसी नियमों का विरोध कराया। ये बात समाज के तमाम डोमेन के अंदर है। अब आरएसएस के लोगों को कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी उस खामी को ढकना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो ढकना चाहते हैं। दूसरी बात, देखिए, इसका विरोध किसने किया? विष्णु शंकर जो जैन है, ये वही वकील है जो ज्ञानवापी की तरफ जाते हैं, ये वही वकील है जो मथुरा के मामले को भी लेकर के जाते हैं। आज वो कहीं ना कहीं बिना आरएसएस और बिना सरकार की परमिशन के विष्णु जैन कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते थे। उनको कोर्ट में भेजने वाली सरकार थी, आरएसएस के लोग थे। एक चीज थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। देखिए, विरोध क्या है, बदलना क्या चाहते हैं? जो एक्ट 2012 का है उसमें SC ST है। इस एक्ट के अंदर 3C में जो जोड़ा गया उसमें OBC है। ये तमाम लोग नहीं चाहते कि यूजीसी एक्ट के अंदर OBC छात्रों का भी प्रावधान हो। ये विरोध का कारण है। और इनको ऐसा लगता है कि अगर OBC को इसमें शामिल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मंडल कमंडल वाली जो लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही है, ये लड़ाई इसी तरीके से दिखाई देती है। देखिए, पूजा जी, इसमें कहीं कोई जरूरत नहीं कि भारतीय समाज की जाति एक सच्चाई है। भारत में अगर जाति सच्चाई है तो जातीय डिस्क्रिप्शन है, वो हर संस्थान के अंदर है। और इस देश में हमने बहुत सारी चीजों को कानून बना करके, हमने सती प्रथा खत्म किया कानून बना करके, हमने बाल विवाह खत्म किया बाकायदा कानून बना करके, हमने बहु विवाह बाकायदा कानून बना के खत्म किया। लेकिन भारत का दुर्भाग्य यह है कि हमने जाति को मिटाने के लिए कानून बनाने की तो कोशिश करी, हमने SC SC एक्ट तो बनाया, लेकिन वहां जातीय उत्पीड़न इसलिए नहीं रुका कि समाज नहीं चाहता, समाज में रहने वाले लोग नहीं चाहते कि जाति खत्म हो। जाति इसलिए खत्म नहीं करना चाहते कि ये हर जाति लाभ का कारण है ना। लैटरल एंट्री में तो मोहन भागवत जी को कहीं SC ST OBC दिखाई नहीं दिया, उनका वहां जाके नहीं दिखाएगी। लेटरल एंट्री में सरकार ने जितनी भी नियुक्तियां करी है उन नियुक्तियों में कहीं भी ना SC था, ना ST था, ना वहां OBC था। अभी यही सरकार ने एक दूसरी लेटरल एंट्री शुरू की है कि बाकायदा अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो टीचर बनते थे, वो नेट क्वालिफाइड बनते थे, वो PhD बनते थे, अब अलग अलग क्षेत्रों से जो जिसमें कोई कभी किताब ना पढ़ी हो, बाकायदा अपने बिजनेस चलाने वाला व्यक्ति हो या अपने मामले का एक्सपर्ट हो, वो जाकर के डिग्री कॉलेजों में जाकर के संस्थानों में शिक्षण ज्ञान कर सकता है। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ये घबराया है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के हर घर के, लेकिन जातिगत भेदभाव को लेकर शिकायतों में भी तो काफी बढ़ोतरी देखी गई है ना, इसे तो आप इग्नोर नहीं करेंगे।
पूजा जी, ये सच्चाई है कि 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, भले ही वो अपने आप को ओबीसी कहता हो, लेकिन भारत के तमाम, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, तो यही तो मोहन भागवत कह रहे हैं ना कि भाई इसके लिए संग्राम नहीं छेड़ना चाहिए, इसके लिए संग्राम तो नहीं छेड़ना चाहिए ना, जो यहाँ इस वक्त हमें स्थिति दिख रही है। अब सुनिए संग्राम क्या हुआ, अब सुनिए। अभी मैथिल साहब जो कह रहे थे, एक तरफ देखिए मैं किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये भी नहीं कहता कि सारे ब्राह्मण खराब होंगे, सारे दलित अच्छे होंगे, अच्छा बुरा सब जगह पैदा हो सकता है। और एक बड़ा देखिए, आपकी डिबेट में बात बता दूं कि एक ब्राह्मण परिवार में रुचि तिवारी पैदा होती है, एक ब्राह्मण परिवार में बाकायदा अंजलि शर्मा भी पैदा होती है। अंजलि शर्मा इनको इसलिए पसंद नहीं है, वो दोनों ब्राह्मण की बेटी है, लेकिन अंजलि शर्मा इनको इसलिए पसंद नहीं है कि वो बच्ची जो सभी गरीब अवस्था है उसको छोड़। महेश दास रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अगर समर्थन में यहाँ खड़े होते हुए जरूर दिख रहे हैं मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख, लेकिन जातियां जो हैं उनमें संघर्ष नहीं होना चाहिए, यानी यूजीसी के नए रेगुलेशन से कहीं ना कहीं अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई तो शुरू हो गई थी, ये तो मान रहे हैं महेश दास। जी पूजा जी, देखिए पूजा जी, ये यूजीसी का जो नियम आया था वो एक आंकड़े आधारित नियम था, जो 2012 में, जिसमें यूजीसी के का आंकड़ा है, उसमें 118% की बढ़ोतरी हुई है। संविधान में जो लिखा हुआ है कि समानता का अधिकार, उस समानता के अधिकार के लिए राज्यसभा में एक कमेटी बनी, जिस कमेटी का नेतृत्व दिग्विजय सिंह जी कर रहे थे। उस कमेटी के रिपोर्ट के उसके पहले एक पायल तांडवी और रोहित बेमुला का केस 2019 में पीआईएल हुआ था। उस पीआईएल के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि संस्थानों में जातीय जो विभेद होता है उस पर कुछ कड़ा कानून आना चाहिए। उसके आधार पर जो उस कमेटी में बीजेपी के कितने सदस्य थे? बीजेपी के कितने सदस्य थे? वहां पर भी बहुमत तो सरकार के पास ही था। 16 सदस्य बीजेपी के थे, एक एनसीपी, 17 लोग हो गए आप लोग। पूजा जी, उसमें 11-12 लोग थे जिसमें सभी पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उस पर कुछ कानून बनना चाहिए। अब ये मामला सब जुडिस है, इस पे कुछ भी बोलना हमको लगता है कि 30 सदस्य थे उस कमेटी में महेश दास, 30, जिसमें से 17 एनडीए बीजेपी के 16 प्लस एनसीपी के। बिल्कुल सभी पार्टी के उसमें मेंबर थे। इसमें कहीं बता तो रही हूं मैं, उन 30 में से 17 जो है वो सरकार के लोग थे। मैं मान रहा हूं आपकी बातों को। तो ये मामला पुराना था, ये कोई नया मामला नहीं था। इसमें ओबीसी को इस बार इंक्लूड किया गया था। जो नया था कानून था उसमें तो उसके जो उस कमेटी के जो हेड होते थे, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होंगे। तो देखिए, अगर ये किसी वर्ग का इसमें विभेद हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इंश्योर किया है कि भाई ये विधि विशेषज्ञ के साथ इस पे चर्चा करके और विस्तार पूर्वक 19 मार्च को उन्होंने डेट दिया है। इसमें हमको नहीं लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा अभी कुछ चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश चर्चा तो यहाँ पर मोहन भागवत के बयान से फिर शुरू हो गई ना कि उन्हें बैलेंस करने के लिए आना पड़ा। हम लोगों को इंतजार करना चाहिए और सबका साथ सबका विकास जब हम कहते हैं तो ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। नहीं, आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं महेश दास? यहाँ तो विपक्ष की तरफ से तो कोई आरोप यहाँ लगाया नहीं गया। आज की चर्चा क्यों हो रही है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से, जब उन्हें कहना पड़ गया कि यूजीसी के रेगुलेशन सही हैं, लेकिन जातियों के लिए संघर्ष का कारण नहीं बनना चाहिए, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। ये जातीय विभेद की जो यूनिवर्सिटी में घटनाएं होती है, ये यूजीसी के ही रिपोर्ट के आधार पे ये कमेटी बनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था। ये हमने और आपने नहीं दिया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था कि इस पे कुछ कड़ा कानून बनना चाहिए, जिससे कि यूनिवर्सिटी में जो जातीय विभेद की तो कह रहे हैं ना कि एक वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए आप दूसरे वर्ग को दबा नहीं सकते, वो ये भी तो कह रहे हैं ना। इशारा कहाँ है? इसमें किसी भी वर्ग नहीं, देखिए इसमें किसी भी वर्ग को दबाने या उठाने की बात नहीं है। यहाँ हर एक वर्ग के साथ न्याय होना चाहिए।
ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक ऐसा कानून आना चाहिए जिसमें सभी को न्याय मिले। इसमें कहीं कोई ये है ही नहीं कि इस जाति को दबाया जाएगा या उस जाति को उठाया जाएगा, ये कहीं कुछ था ही नहीं। ये तो जो यूजीसी का रिपोर्ट आया था, एससी एसटी आपने ओबीसी को शामिल कर लिया, एससी एसटी ओबीसी को शामिल कर लिया, सवर्ण अपने आप को यहाँ पर ठगा हुआ महसूस कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ अन्याय होगा, उसकी सुनी भी नहीं जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया, हम लोगों को अब इंतजार करना चाहिए 19 मार्च तक। तो यहां पर तो इंतजार करना चाहिए, क्यों तिल का ताड़ बनाने की कोशिश हो रही है वैभव श्रीवास्तव? मेरे ख्याल से पूजा जी, एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मोहन भागवत जी के बयान पे हम ये सब पूरी चर्चा कर रहे हैं। 100 साल का इतिहास रहा है आरएसएस का। पूछिए कितनी बार उन्होंने एक जाति का व्यक्ति ही वहां पे सरसंघ चालक बनता है। दिखाएं बड़ा दिल, इतनी पिछड़ों की, इतनी दलितों की उनको चिंता हुई है, आरएसएस को, बीजेपी को, मोहन भागवत जी को दिखाएं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। वो नहीं दिखाएंगे। आपको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाता हूं। इन्हीं के एक स्वयंसेवक थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भंवर मेघवंशी नाम था उनका, राजस्थान के एक स्वयंसेवक थे। उन्होंने पूरी बुक प्रकाशित की है कि किस तरह से उनका जो स्वयंसेवक रहने का जो जीवन था, उसमें आरएसएस वाले उनके घर का खाना नहीं खाते थे क्योंकि वो एक दलित थे। तो इसलिए ये घोर जातिवादी लोग हैं। और हमने पहले दिन से अपनी पॉलिसी क्लियर रखी है आम आदमी पार्टी के नाते कि ये जो कानून लाया गया था, ये पूर्ण रूप से दलितों के और ओबीसी वर्ग के साथ मजाक करने के लिए लाया गया था। हम सब जानते हैं कि किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैंने पहले भी बोला, चाहे वो कोई वर्क स्पेस हो, काम करने की जगह, या अनुसंधान केंद्र हो, इंस्टीट्यूशंस हो, उसमें होता है। एंजल चकमा और रोहित वेमुला से कई एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा कभी उनके साथ न्याय करने की नहीं थी। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो कानून था, ये वेग शब्द यूज किया था, वेग एंड पोटेंशियली डिविजिव। और वही बात है, आपको सारे पक्ष, आप जब भी कोई कानून ड्राफ्ट करते हैं, हम भी सरकार में रहे हैं, आप जब भी कोई इस तरह के कानून ड्राफ्ट करते हैं जो बड़े तौर पे पब्लिक के लाइफ को इफेक्ट करते हैं, आप उनसे रिकमेंडेशन मांगते हैं, ड्राफ्ट को पब्लिक करते हैं ताकि ड्राफ्ट पे लोग अपनी राय मशवरा दे सकें। इनसे पूछिए कितनी बार ड्राफ्ट लोगों के लिए खोला गया। यूजीसी ने चोरी छुपे इसको इंप्लीमेंट कर दिया। 13 जनवरी को लोगों की राय नहीं, स्टेक होल्डर की राय नहीं ली गई। अगर आपके मन में चोर नहीं था, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करते। मैं फिर से बोल दूं, वास्तव में कभी भी किसी भी समाज के साथ न्याय करने की बात थी नहीं। एक ही चीज थी, किसी चीज से ध्यान भटकाना था। वो ध्यान भटकाना था जेफरी एप्स्टीन से, जिसमें हरदीप पुरी जी, नरेंद्र मोदी जी का नाम बार बार आ रहा है। इसी चर्चा से भागने के लिए बीजेपी इस तरह का फसाद लेके आई, क्योंकि वो जानती थी कि सारे पोल चिट्टे खुलने वाले हैं। तो चुनाव भी तो है, चुनाव भी तो है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, वो तो कहते हैं कि चुनाव है, इसीलिए ये जो है मुद्दा यहाँ उठाया गया। जानते, देखिए पूजा जी, बीजेपी वाले जानते थे कि उन्होंने किस तरह के अपने ट्रोल्स को पाल रखा है। उनके जो राइट विंग के ट्रोल्स है ना, वो खुद ही उनकी मटिया पलीत कर रहे हैं। वो जानते थे कि ये सब टसल होगी। तो इतना बीजेपी को इनोसेंट मत समझिए पूजा जी, इतने दूध पीते बच्चे नहीं है लोग। ये जानते हैं कि अगर इस तरह का कानून लाते तो इतना हो हल्ला होता, इतना बवाल होता। ये आरएसएस बीजेपी जान रहा था। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये ध्यान भटकाने, और आप लोग उनके ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर हम जानते हुए भी फंस जाते हैं। कहीं नहीं फंस रहे, हम तो कह रहे हैं कि कानून की आवश्यकता है। उन्होंने मुद्दा उठाया, उसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है क्योंकि आप लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। हम तो ना तो खुलकर आप लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वोट बैंक की राजनीति है ना। पूजा जी, पहले दिन से ऑपोजिशन, और खासतौर मैं अपनी पार्टी के बारे में कहूं, हम क्लियर थे कि बिल्कुल सब इस तरह के कानून की आवश्यकता थी। लेकिन सभी पक्षों का ध्यान, आप एक तरफा फैसले नहीं ले सकते। आप इक्विटी कमेटी बनाएंगे और उसमें किसी भी तरह का कोई स्पष्टता नहीं रहेगी कि उसमें जनरल कितने होंगे, ओबीसी, एससी, एसटी होंगे, और आपने इक्विटी कमेटी बना दी। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप स्पष्टता के साथ आइए ना। आपने स्पष्ट नहीं किया कानून, आपने बता दिया कि आपने प्रावधान, और अगर कोई बाई लार्ज रिकमेंडेशन आ रही है, आप सुनना चाहिए ना आपको। धन्यवाद। ये किसी मंशा के साथ ही ये कानून लाया गया, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वैभव। धन्यवाद, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा 2 मिनट का।
देखिए, वैभव श्रीवास्तव जी की बात सुनी, मुझे तो बड़ी हंसी आई। रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। अभी ये कह रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कि जो सरसंघ चालक जी होते हैं वो एक जाति विशेष से आते हैं। अरे भाई साहब, आप अपनी बात कीजिए। आप मुझे बताइए कि आपके जो नेशनल कन्वीनर थे कौन सी जाति से आते थे? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और लाइफ लॉन्ग तक नेशनल कन्वीनर बनाने का जो प्रपोजल अप्रूव हुआ वो किसके नाम का हुआ? अरविंद केजरीवाल। आपकी पार्टी में जाति नहीं थी, जाति जो है SC ST या दलित या OBC नहीं है। आपका प्रदेश अध्यक्ष कौन सी पार्टी से है? उससे पहले कौन सी पार्टी से थे? यहां बैठकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां मत सेकिए, आप थोड़ा शर्म कीजिए। और दूसरी चीज, इससे पहले सतीश प्रकाश जी ने एक बात बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा भद्रता का परिचय दीजिए। आपके बीच में नहीं बोला था मैं। और सतीश भाई साहब सुन लीजिए, आपको अगर मैंने चेहरा आईना दिखा दिया तो इतना कुरूप चेहरा अगर है तो आप डरिए और साफ कीजिए उसको। ये आ रहा है, अपने चेहरे को ठीक कीजिए, यहाँ बैठ के ज्ञान मत बांटिए। और रही बात सतीश प्रकाश जी की, तो उन्होंने कहा कि 2012 के अंदर, आप टॉपिक पे बात कीजिए। श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी, ये इस प्रकार की पूजा जी टॉपिक पे, ये दिस इज द डिबेट, ये कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं? ठीक है। अरविंद केजरीवाल कौन सी पार्टी से आते हैं? दलित है क्या? कर रहे हैं, उनका अपना तरीका है। आपने उनको घेरा, आप मामला एस्टीन फाइल, आप यूएस नहीं, अरविंद केजरीवाल दलित है क्या? मैं तो बीजेपी दलित बना दिया क्या? खराब लग रहा है। ये तो राजनीतिक कुछ भी बोलने का तैयार हो जाते हैं। कम टू द पॉइंट। बीजेपी मंशा कुछ और थी, इसीलिए ये कानून, ये रेगुलेशंस लाए गए। जवाब इस पर दीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूं। और एक चीज और सतीश प्रकाश जी ने बोली, वो थोड़ा सा गलत वे में लेके गए। मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं, आपके दर्शकों को भी स्पष्ट कर दूं। 2012 के अंदर जो SC ST का क्लॉज था, उसको जोड़कर जो OBC किया गया, उसके साथ में एक क्लॉज जो UGC के लेवल पे डिलीट हुआ है। केवल उस पे सबसे ज्यादा विरोध है कि यदि किसी ने भी झूठा आरोप लगाया, यदि सतीश प्रकाश जी पे मैंने झूठा आरोप लगाया, तो वो झूठे आरोप की सजा क्या होगी। ये UGC के लेवल पे हुआ और उसी की जो है वो यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला। साहब, सवर्ण क्यों यहाँ पर सवर्ण नाराज है? मतलब आपने तो उन्हें बताया ना, आपको बना दिया ना। यहाँ पर SC हो गया, ST हो गया, OBC, कौन बच गया? सवर्ण नहीं हो गया ना, सिर्फ सवर्ण है, वो अत्याचार कर रहा है। पूजा जी, मैंने पिछली डिबेट में भी आपको ये बोला था। अभी JDU के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से भी बताया कि जो दिग्विजय सिंह कमेटी थी, संसदीय कमेटी, उसने जो रिकमेंडेशंस की थी, दिग्विजय सिंह जी का ऑन रिकॉर्ड ये बयान भी है कि हमने इस प्रकार का क्लॉज नहीं हटाया। ये UGC के लेवल पे हुआ है। यही कारण तो आज ये सुप्रीम कोर्ट में गया है और इसी से इनको सबको रोटियां सेकने का मौका मिल गया है। मैं केवल एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये जो चर्चा है माननीय मोहन भागवत जी के जो उद्बोधन पे हो रही है, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदुओं को संगठित होना है, हिंदुओं को एक साथ खड़े होना है, जातियों में नहीं बंटना है। और इस प्रकार की जो जातियों की दुकान चला के बैठे हुए हैं, उन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। मतलब और एक बात और, अपने लेवल पर कर सकता है, इतना अधिकार है कि सरकार की रजामंदी, सहमति के बिना। बिल्कुल उनके पास ऑटोनॉमस पावर है। UGC एक्ट 1956 की धारा 26 में उनके पास 4 पॉइंट्स की ऑटोनॉमस पावर है। भेदभाव, नियुक्ति, डिस्टेंस लर्निंग और प्रमाण पत्र, इन चारों के बारे में शिक्षा मंत्रालय ने उस ड्राफ्ट पर सहमति जताई या नहीं? उसी के बाद ही तो एक गैजेट नोटिफाई किया गया। ना गैजेट, आपको जानकारी होनी चाहिए। एक ड्राफ्ट जो है वो ड्राफ्ट UGC में आता है संसदीय कमेटी और शिक्षा मंत्रालय से। उसके बाद उन्होंने नोटिफाई किया। नोटिफाई करने से पहले उन्होंने अपनी पावर्स का यूज करके अगर इसमें से कोई क्लॉज हटाया है तो वो दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बेटियां सबकी बराबर हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री आकर बयान दे रहे हैं कि नहीं, इसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा। यस, उन्होंने ये कहा जब विरोध हुआ, उनको जानकारी लगी कि इस प्रकार की कोई त्रुटि हुई है, तो उन्होंने कहा ना कि किसी के संग अन्याय नहीं होगा। उन्होंने एक स्पष्ट बात की। मेरी एक बात 20 सेकंड में मैं एक बात खत्म कर रहा हूं। आजम खान जी ने ये स्पष्टता शिक्षा मंत्रालय को नजर नहीं आई, ये अस्पष्टता ये सुप्रीम कोर्ट को नजर आ गई। ये सवर्ण समुदाय को जो छात्र छात्रा हैं उन्हें नजर आ गई, लेकिन आपको नजर नहीं आई। देखिए पूजा जी, जब एक चीज नोटिफाई हो गई उसके बाद लोग कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट ने स्टे दे दिया।
अब इसके अंदर मामला सब जुडिस है, उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन जो आयशा की और सरकार तो अपने आप को एसएफआई के डिफेंड भी नहीं कर पाई भाई, सरकार तो अपने आप को कोर्ट में डिफेंड तक नहीं कर पाई, खामोश रही। तो सरकार ने हलफनामे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार तैयार है, और अब उन्होंने मोहन तो रजिस्ट्री भागवत नहीं कह किया। रहे हैं कि भाई जातियों में संघर्ष नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जो संघर्ष दिखाई दिया है, अगड़ा पिछड़ा हुआ है, नहीं हुआ है बिल्कुल भी। केवल और केवल सामान्य वर्ग ने एक ही बात कही है कि यदि कोई झूठा आरोप लगाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होने का क्लॉज होना चाहिए। इसमें ना तो उनको परेशानी ओबीसी से है, ना एससी से है, ना एसटी से है। इसमें कोई जातिगत भावना की बात ही नहीं है। यहाँ तो केवल और सतीश केवल प्रकाश बोलिए, सतीश प्रकाश, जस्टिस की बात हो सतीश जा रही है। प्रकाश। एक तो पूजा जी ये कैप्शन लाइन चला मेरे नाम के साथ वाला चेंज करा दिए ना, ठीक है ना जी। देखिए मेरा कहना यह है कि देखिए झूठ क्या है और सच क्या है, यही तो जातिवाद है कि अगर कोई व्यक्ति जातीय व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा, अपने राइट्स की बात करेगा, वही झूठा कहलाएगा ना। आप मेरी बात को समझ रहे। 2023 में इनका राज्य शिक्षा मंत्री बाकायदा लोकसभा के अंदर आंकड़े पेश करता है कि इस देश के 108 संस्थान जो टॉपेस्ट संस्थान है, जिसमें IITs है, मेडिकल है और NIT है, वहां पर 67 दलित और आदिवासी बच्चों ने बाकायदा आत्महत्या की। हाँ। आत्महत्या क्यों की? आपने उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। अब उन परिवारों से जाकर के पूछो कि एक परिवार जो तावड़ी है, बाकायदा आदिवासी बेटी थी ना, मेडिकल पढ़ने के लिए आई थी ना, डॉक्टर बनकर लौटी ना, उसकी डेड बॉडी लौटी ना, रहो तो इंडिया के साथ क्या हुआ? भाई आप मुझे एक बात बताइए, कल क्या होगा? आप कल को लेकर के चिंतित है, लेकिन एससी नहीं थे। आपको जानकारी होनी चाहिए, तेलंगाना पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट सौंपी है कि वो एससी नहीं थे। ये मीडिया हाइप पे गलत रजिस्टर्ड हुआ था केस। अपने फैक्ट को करेक्ट कीजिए, आप अपने फैक्ट को सतीश प्रकाश जी करेक्ट कीजिए। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ लिख के आया कीजिए टीवी पे बोलने के लिए। रोहित मेमूला एससी नहीं थे। तेलंगाना पुलिस ने एसआईटी ठीक है, मैं क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। ठीक है, ठीक है। आप सुनिए, सतीश प्रकाश, सुनिए महफिल साहब, यहाँ झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसका मामला SC ST कमीशन में भी गया था। अरे भाई साहब, तेलंगाना पुलिस की एसआईटी गलत है क्या? अलग अलग थी, लेकिन वो उनके पास SC का फिर वही बात कर रहे हैं। यही तो परेशानी है आप लोगों में कि आप लोगों को चीजें समझ नहीं आती है। अब समझ किसे नहीं आ रही है। महफिल साहब, स्टूडियो में बैठकर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ना, बात रखनी है। फैक्ट अगर आपके पास है तो उसको आराम से आप रख सकते हैं। नहीं, ये हो हल्ला से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेरोक टोक में जुड़ने के लिए। अब यहाँ पर कौन समझदारी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। नमस्कार। Powered by